दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आपने जैसा देखा है, मैंने पिछले सीरीज में आपके साथ होरेका के ऊपर बहुत डिस्कशन किया है। वो करीब 10 एपिसोड की एक सीरीज है और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अगर होरेका बिजनेस को लेके बहुत सीरियस हैं तो आपको उस पूरे सीरीज को एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 10 तक पूरा देखना चाहिए और आप तब समझ जाएंगे कि होरेका बिजनेस में आपको किस तरह एंट्री करनी चाहिए। जैसा आप सबको जानते हैं, मैं एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च एक्सपर्ट हूं, एक बिजनेस स्केलिंग अप एक्सपर्ट हूं और उसके साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं। और मैं ये जानता हूं कि हम चाहे बिजनेस में कुछ भी क्यों ना कर ले, हमें हमारी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छी तरह रखना जरूरी है, क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ जब अच्छी होती है तभी हम बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं। और जैसे कि मेरी प्रथा है कि मैं 10 एपिसोड के बाद एक एपिसोड आपको जरूर बताता हूं जो लाइफ के लर्निंग्स के ऊपर होती है। और आज का जो एपिसोड है जिसके ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इस एपिसोड को अगर आप सुन रहे हैं तो आप बहुत अटेंशन और बहुत डेडिकेशन से इस पूरे एपिसोड में एकाग्रित रहेंगे। अक्सर जिंदगी में ऐसा होता है दोस्तों कि सब कुछ जब सही चल रहा होता है ना, अचानक से एक ब्रेक लग जाता है और हम सोच में पड़ जाते हैं कि भाई जब इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ये ब्रेक कैसे लग गया। देखिए, ये ब्रेक जो है जिंदगी में कभी भी लग सकता है, लेकिन इसका एक ऐसा समय है जिंदगी में जब वो ब्रेक आपके जिंदगी में लगता ही है। अगर आपकी उम्र 35 से 45 साल की है तो आपको इस एपिसोड में बहुत कुछ सिमिलर समझ में आएगा और अगर आप 20-25 साल के हो तो याद रखिए आपको ये एपिसोड उस समय के लिए प्रिपेयर करेगा जहां पर आप 10 साल बाद पहुंचने वाले हैं। मतलब आज आप 25 के हैं लेकिन 15 साल बाद आप 40 साल के हो ही जाएंगे। तो अगर आप ये एपिसोड आज देख रहे हैं तो मैं आपको 15 साल बाद जो होने वाला है उसके लिए तैयार कर रहा हूं। आज के एपिसोड में दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, हम डिस्कस करने वाले हैं कि 40 साल बाद आखिर एक इंसान क्यों फंस जाता है, क्यों गिर जाता है और उसे ऐसा क्यों लगता है कि अभी जिंदगी खत्म हो गई है, अभी आगे कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, ये मजाक की बात नहीं है, मैं आपको सच में कहता हूं, आपको बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनका करियर बहुत अच्छा होगा 40 साल तक, लेकिन 40 साल के बाद वो एक बहुत जद्दोजहद में फंस जाते हैं और हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि ये स्ट्रगल आखिर क्यों होता है। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। जैसा आप सबको जानते हैं, मैं एक सेल्स एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट हूं, एडवाइजर हूं। मैं लोगों को नया प्रोडक्ट लॉन्च के लिए हेल्प करता हूं, बिजनेस स्केल अप करने के लिए भी हेल्प करता हूं। तो मैंने ये देखा है कि बहुत टाइम मुझे जो क्लाइंट्स मिलते हैं ना, वो करीब 38 से लेके 42 इयर्स के होते हैं और वो मुझे मिलते मिलते ये कहते हैं कि सर, मैं ना अपना बिजनेस करना चाहता हूं या करना चाहती हूं और आपकी मदद चाहिए मुझे। जब मैं उनसे बात करता हूं तब मुझे ये समझ में आता है कि ये बंदा जो है, जो मुझे कांटेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं कोई इशू चल रहा है और उस इशू से छुटकारा पाने के लिए वो ये सोचता है कि क्यों ना खुद का बिजनेस शुरू किया जाए। दोस्तों, मैं आपको ये कह देता हूं कि बिजनेस शुरू करना कोई आसान काम नहीं होता है और जब मुझे ऐसे लोग मिलते हैं तो मैं उनको बहुत परेशान करता हूं, मैं उनको बहुत क्वेश्चन मार्क देता हूं और मैं उनको बार बार ये समझाने की कोशिश करता हूं कि भैया बिजनेस करना आसान नहीं है। मैं उनको बताता हूं कि भैया इन्वेस्टमेंट बहुत लगेगा। मैं उनको ये भी कहता हूं कि भैया ये पता नहीं है वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। मैं उनको ये भी कहता हूं कि भैया जब आप अपने बिजनेस शुरू करते हैं ना तो लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, मतलब आपको एम्प्लॉय नहीं मिलेंगे जो आपके बिजनेस को चला सकते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि अगर 10 लोग मुझे मिलते हैं, 10 में से 9 लोग वापस चले जाते हैं और मेरा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि उनको वापस करना, क्योंकि मैं जानता हूं ये काम आसान नहीं है, लेकिन उनमें से जो एक बच जाता है ना, वो मैं जानता हूं सीरियस है और मैं उस पे एफर्ट लगाता हूं। लेकिन दोस्तों, ये जो एपिसोड है उस चीज के ऊपर नहीं है, तो हम उस चीज को छोड़ देते हैं और अपने टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं और जानते हैं कि लोग आखिर 40 के बाद
टूट क्यों जाते हैं? तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आप 20-25 साल के हैं, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आए हैं, तो आपके पास बहुत एनर्जी होता है, आप फ्रेशर हैं, आपने बहुत कुछ सीख के आया है, आपके ऊपर कोई फैमिली लोड है नहीं और आप दिन रात काफी एनर्जी से काम कर सकते हैं। जब आप एनर्जी लगाते हैं काम पे, जब आप फोकस करते हैं काम पे, तो क्या होता है? रिजल्ट आता है। रिजल्ट आता है तो आपको ग्रोथ मिलता है। ऐसे करते करते आप एक लेवल तक पहुंचते हैं और आपकी उम्र करीब 30 साल की हो जाती है। अब फिर आपके पास एनर्जी बहुत है, आपने ऑलरेडी 5 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, तो आपके पास अभी नॉलेज भी बहुत है। लेकिन इस समय क्या होता है कि आपकी शादी हो जाती है, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन आप फिर भी अपने जॉब में फोकस करते हैं और आप अभी भी एक अचीवर हैं। स्लोली स्लोली जैसे आप 35 साल की उम्र में पहुंचते हैं, तब आप में फिर एनर्जी होती है, लेकिन इस समय आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। अब क्या होता है कि आपको टूर करने में थोड़ी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि आपको अपने फैमिली का भी ख्याल करना है, लेकिन आप प्रेशर ले सकते हैं और आप परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। तो आप देखोगे कि करियर में ज्यादातर जो लोग होते हैं ना, करीब 25 साल से 35 साल तक उनका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। अब मान लीजिए आप 40 साल तक पहुंच गए हैं। जब आप 40 साल में पहुंचते हैं, तब आपका एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब आपके पेरेंट्स जो हैं वो बूढ़े हो गए हैं और उनको आपको सपोर्ट करना है। उसके बाद आपकी अपनी फैमिली है, आपके अपने बच्चे हैं जिनको आपको एजुकेशन में सपोर्ट करना है। आपकी घर की ईएमआई चल रही है, आपकी गाड़ी की ईएमआई चल रही है। आप हर एक जगह से रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हैं और आप जिस पैकेज में हो आज के डेट में, वो अच्छा पैकेज है और आपका जो पोजीशन है वो भी बहुत अच्छा है। इस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, आप कोई भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते क्योंकि देयर इज अ लॉट इन स्टेक। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, जिंदगी जो है ना एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो उतार चढ़ाव का नाम है और जिंदगी ऐसी होती है, वो आपको अनस्टेबल करने की बहुत कोशिश करती है। अब आप जब 40 साल के हो, सब कुछ आपके साथ सही चल रहा है, तो अचानक से दो तब्दीलियां होती हैं। नंबर 1 जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि आप जिस बॉस को रिपोर्ट कर रहे थे, उस बॉस ने जॉब छोड़ दिया है और अब आपके सामने जो नया बॉस आया है वो एक अनकंफर्टेबल बॉस है। आपकी जो ट्यूनिंग है उसके साथ बिल्कुल नहीं जम रही। और दोस्तों, ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। बहुत टाइम लोग अपने करियर में तब तकलीफ में आ जाते हैं जब उनका बॉस बदलता है और उनके पास एक अनकंफर्टेबल बॉस आता है जो कि रेगुलर उनको प्रेशर करते रहता है। लेकिन आप क्या है, आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तो या तो आप सबमिट कर लीजिए, अगर आप सबमिशन नहीं करते हैं तो आपको रिवॉल्ट करना पड़ेगा। दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि आप सब कुछ ठीक चल रहा है, आपका बॉस भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपके नीचे जो बंदा आ गया है वो एक एम्बिशियस बंदा है, वो बहुत कुछ जानता है, उसको करियर में आगे बढ़ना है। तो वो क्या करता है, वो आपसे अच्छा काम करता है और वो कंपनी के नजर में आना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या होता है, आप एक डिस्कंफर्ट में आते हैं और आपको लगता है कि भाई कहीं मेरा जॉब ना चला जाए। लेकिन आप फिर ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास तो एक्सपीरियंस है, मैं तो बहुत दिन से काम कर रहा हूं, मैं तो बहुत कुछ जानता हूं। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। एक्सपीरियंस की एक खासियत होती है, याद रखिए दोस्तों, किसी भी आदमी को अगर हम ट्रेन करते हैं ना, तो ट्रेनिंग देकर हम उसे एक्सपीरियंस डाउनलोड कर देते हैं। तो जब एक आदमी के पास एक्सपीरियंस डाउनलोड हो जाता है, तब वो जो एक्सपीरियंस्ड आदमी अपने आप को एक्सपीरियंस्ड सोच रहा है, वो जो 40 साल का आदमी है जो अपने आप को एक्सपीरियंस्ड आदमी है वो सोच रहा है, वो स्लोली इररिलेवेंट हो जाता है। आपको मैं थोड़ी और डिटेल में समझाता हूं कि फर्ज कर लीजिए कि आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं, आप एक रीजनल मैनेजर हैं, आपके नीचे एक एएसएम है और एएसएम के नीचे एक सेल्स ऑफिसर है। आपको पता है कि भैया जो क्लोजिंग स्टॉक है वो किस तरह निकाला जाता है। भाई हम ओपनिंग स्टॉक को लेते हैं, उसको ऐड करते हैं परचेस के साथ, फिर उसको माइनस करते हैं हम सेकेंडरी के साथ और फिर हमको क्लोजिंग स्टॉक पता चलता है। अब ये जो चीज है ये तो सबको आता है, तो क्या आपको लगता है आपका एक्सपीरियंस होना कोई वैल्यूएबल है? क्यों? क्योंकि वो सेल्स ऑफिसर शायद अब जानता नहीं होगा इसको, लेकिन वो एएसएम और वो जो आरएसएम है ये जानता है।
और अगर इस सेल्स ऑफिसर को ट्रेनिंग दे दिया जाए तो ये चीज चुटकी में समझ जाएगा। इसलिए आप देखोगे दोस्तों कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, ताकि लोग जो लोअर लेवल पे हैं उनको ट्रेनिंग देके वो आगे बढ़ाएं। क्यों बढ़ाए दोस्तों? उसमें भी एक गणित होता है, और वो गणित क्या है कि भाई अगर एक आरएसएम है जिसको 1.5 लाख रुपए की सैलरी है, या फिर एक एएसएम है जिसको 80-90 हजार की सैलरी है, और ये जो सेल्स ऑफिसर है जिसको 30-35 हजार की सैलरी है। अब कंपनी अगर कॉस्ट सेविंग करना चाहेगी तो वो क्या करेगी भाई? उसका जो तरीका होगा वो ये होगा कि भाई वो आरएसएम को रिमूव करने की कोशिश करेगी, एएसएम को 20,000 रुपए का इंक्रीमेंट देकर उसे वो आरएसएम बना देगी, तो उसे 1 लाख रुपया देना पड़ा एएसएम को, और वो एसओ जो 35,000 में है उसको बढ़ाकर वो एएसएम बना देगी, और शायद उसे 50,000 की सैलरी देती होगी, और वहां पर नीचे वो एक सेल्स ऑफिसर रख देती होगी। तो हुआ क्या दोस्तों? कंपनी ने रिस्क लिया। कंपनी ने रिस्क क्या लिया? उसने एक एक्सपीरियंस्ड आदमी जो टॉप लेवल पे था उसको उन्होंने निकाला, उनके जगह उन्होंने लेस एक्सपीरियंस्ड वाले लोग रखे, और कंपनी ने रिस्क लिया। क्या रिस्क लिया? कि भाई लेस एक्सपीरियंस्ड आदमी है तो मुझे इस रिस्क को अगर डिमिनिश करना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इन लोगों के ऊपर एक कंट्रोल रखना होगा, इनको रेगुलर ट्रेनिंग देनी होगी। और कंपनी वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाती है दोस्तों। वो इसलिए होती है क्योंकि उसका कॉस्ट सेविंग बहुत बच जाता है, और ये कॉस्ट सेविंग जो है कभी ना कभी किसी कंपनी को करनी ही पड़ती है। और बहुत लॉजिकल बात है दोस्तों, अभी मैंने हाल ही में एक कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट किया है श्रीनगर के लिए। मैं एक एरिया सेल्स मैनेजर ढूंढ रहा था। एक बंदा मुझे मिला, करीब 42-43 इयर्स का है, लेकिन उसकी सैलरी की जो अपेक्षा थी वो थी 1,25,000 की। तो मैंने दूसरे कैंडिडेट को इंटरव्यू लिया, और जब मैंने उसका इंटरव्यू लिया तो मुझे पता चला जिसकी एक्सपेक्टेशन हमसे करीब 46,000 की है। तब मैंने इवैल्यूएट किया, और मुझे ये इवैल्यूएशन पता चला कि भैया जो ये इंसान जानता है वो ये भी जानता है। हाँ ठीक है, एक्सपीरियंस कम है उसे, तो एक्सपीरियंस कम होगा तो क्या करना होगा? मुझे यहां पर थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा, और मुझे वो देने के लिए मैं रेडी हूं। लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई कंपनी जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं, जिस क्लाइंट के लिए मैं काम कर रहा हूं, अगर उसको मैं एक 46,000 वाला इंसान देता हूं तो कंपनी की जो सेविंग होती है कंपेयर टू 1,25,000 वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और तो और दोस्तों, कुछ ऐसी कंपनियां भी होती हैं जहां पर एक बैरियर होता है। कुछ ऐसे पोजीशन होते हैं जिसके लिए वो 40 के ऊपर लोग को हायर ही नहीं करते। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में इंटरव्यू दिया। उन्होंने जिसको इंटरव्यू दिया वो भी मेरे मित्र थे। तो इस जूनियर ने मुझे बोला कि सर आप अपने दोस्त से बात करिए, क्योंकि वो उस पोजीशन में है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया है, अगर हो सकता है तो मेरा काम करा दीजिए। तो मैंने उसको फोन किया और मैंने उसको पूछा भाई कैसा गया इंटरव्यू? तो बोला इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, लड़का बहुत केपेबल है। तो मैंने बोला भाई हायर कर लो उसको। बोला यार विजय एज का प्रॉब्लम है। तो मैंने पूछा एज का क्या प्रॉब्लम है? तो बोला कि सर हमारा जो लिमिट है वो लिमिट 40 इयर्स का है, और ये जो लड़का है ये 41 इयर्स का है। सिर्फ एज की वजह से दोस्तों वो रिजेक्ट हो गया। तो दोस्तों इस तरह ना जो ये 40 साल का उम्र है ना, लोगों को किसी न किसी तरह से परेशानी में डालता है। अब याद रखिए 40 साल पहले ये इंसान जो मैंने आपको कुछ देरी पहले कहा था, ये एक परफॉर्मर था, ये एक अचीवर था। अब क्या हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये दिक्कतों से हर एक जगह से फंस जाता है, ये दिक्कतों से घिरा हुआ रहता है, ये अचीवर अब बन जाता है सर्वाइवर। मतलब अब वो ऑर्गेनाइजेशन में केवल परफॉर्मेंस के लिए काम नहीं कर रहा है, वो इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसको सरवाइव करना है। और सरवाइव करने के लिए फिर वो क्या करता है? वो करता है कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। इसीलिए दोस्तों कभी कभी आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, और ये पॉलिटिक्स करने वाले लोग बेसिकली वो लोग होते हैं जिनकी उम्र करीब 42, 43, 44 तक रहते हैं, और वो क्या है, वो बाकी लोगों को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं ताकि वो रेलिवेंट रहे। इस चीज को अगर आप बहुत अच्छी तरह समझना चाहते हैं ना दोस्तों, मैं आपको कहूंगा कि मैंने ये किताब जो लिखी है पीपलोनॉमिक्स, इसमें बहुत अच्छी तरह मैंने इसको बताया है, और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इस किताब को जरूर खरीदें और पढ़ें, और आपको पता चलेगा भाई ये कॉर्पोरेट जो वर्ल्ड है ये किस तरह चलता है। अगर वो इंसान वहां पर सरवाइव नहीं कर सकता तो या तो वो उस कंपनी से निकाला जाएगा, या फिर एक ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि उसे खुद ब खुद ही रिजाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों होता क्या है ना, ये जिंदगी का जो ग्राफ है ये करीब 25 साल से लेके 35-40 साल तक बिल्कुल ऊपर जाते रहता है।
और इसके बाद ये घरास से नीचे जाना शुरू करता है। अब बहुत टाइम ऐसा देखोगे कि कुछ इंसान ऐसे हैं जो 40 साल तक एक बहुत हाई सैलरी में होते हैं, लेकिन अचानक उनके लाइफ में क्राइसिस हो जाता है और वो उस सैलरी से कम सैलरी में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक दो केस नहीं, ऐसे काफी केसेस हैं। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे सिचुएशन लाइफ में आ जाते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं आप इस सिचुएशन में बिल्कुल फंसना नहीं चाहोगे। आप ये जो मिड करियर क्राइसिस है, ये जो 40 साल के बाद जो चुनौती आती है, आप इसमें फंसना नहीं चाहोगे। और मैं आपको बताऊंगा कि इन चुनौतियों का आप किस तरह सामना कर सकते हैं और मिड करियर क्राइसिस से आप किस तरह बाहर आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अगले एपिसोड के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।